बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रोज़ एक्सेल टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम ही देखने वालों को मोहम्मद इजाज़ बशीर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बहुत ज़बरदस्त निज़ाम तालीम है, लेकिन क्या इस निज़ाम तालीम में कुछ तब्दीलियाँ भी ज़रूरी हैं? क्या हमारे बच्चे तालीम तो सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या उनकी अच्छी तरबियत भी हो रही है? तालीम और तरबियत का चोली दामन के साथ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी माशरे में तालीम आम हो लेकिन वहाँ पर तरबियत ना हो। जिस माशरे में इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक भी एलिमेंट वहाँ पर लैक करेगा, समझ लें कि वहाँ पर तालीम ना अच्छी है, ना ही वहाँ पर तरबियत अच्छी है। हमारे ये देखा जाता है कि देखा देखी में हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक भेड़ चाल के तहत हम उनको लेके जा रहे होते हैं। कोई प्लानिंग नहीं हो रही होती। अगर इंजीनियरिंग की तरफ से हमारे बच्चे जा रहे होते हैं तो तमाम के तमाम बच्चे वहाँ पर इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन कोई अगर मेडिकल की तरफ जा रहा होता बच्चा, उसको देखते हुए तमाम के तमाम बच्चे वहाँ पर मेडिकल की तरफ लेके जाएंगे। कतई नज़र इसके कि क्या वो जो स्टूडेंट्स को हम आगे भेज रहे हैं, क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो उनकी एबिलिटीज़ हैं, क्या वो उससे फॉल कर रहे भी हैं कि नहीं कर रहे। बस हमने कहना है कि भाई आपने डॉक्टर बनना है और आपने इंजीनियर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने अकाउंटेंट बनना है या आपने प्रोफेसर बनना है, लेकिन कोई डायमेंशन हम नहीं दे रहे होते। तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे एक ऐसा कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए जो हमारे बच्चों की अच्छे से बेहतरीन तरीके से उनकी काउंसलिंग कर सके, उनके इंटरेस्ट को फॉलो करने के साथ साथ उसकी आपकी आने वाली ज़िंदगी को प्लान करे, और ताकि उसको ये बताए कि जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड करें उसके आपकी स्किल्स के मुताबिक हो। आपके जो एक इंसान का शौक़ होता है, इंसान की स्किल्स होती हैं, इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, उसको महलूज़ खातिर रखने के साथ साथ हमें अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए। एक चीज़ ये भी देखने के लिए कि हमारे यहाँ तालीम तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन तरबियत की कमी है। तो क्या तालीम और तरबियत तो साथ साथ हैं ही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो आला तालीम जब हासिल करने के बच्चों को बात करते हैं, उनकी तरबियत कैसी होती है हमारे सामने देखने में आती है। और बेशुमार किस्म के हम जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो हमें शिकायत भी कर रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चों को समझाएँ, वो हमारे नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, जिस काम से उनको रोको तो वही काम करते हैं। तो इट मीन्स कि क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, या सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है, उस इंस्टीट्यूशंस की होती है, या घर वालों का भी इसमें कोई मेजर रोल होता है? कतई नज़र इसके कि जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं उनकी कंपनी कैसी है, किन किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, और फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वह बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगर किसी का इन्फ्लुएंस होता है वो उसके टीचर्स का होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे के अगर उसके पेरेंट्स में से कोई एक टीचर है, चाहे उसी स्कूल में है, तो वो कतई नज़र इसकी कि वो अपने पेरेंट्स की बात तो ज़रूर मानेगा, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको ज़्यादा फॉलो कर रहा होता है। तो हमारे टीचर्स की क्या ट्रेनिंग अच्छी सी होती है? क्या वो अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से तालीम तो देते ही देते हैं, दुनियावी तालीम, लेकिन क्या आप उसकी कैरियर बिल्डिंग के साथ साथ उसकी अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग भी हो रही होती है या नहीं हो रही होती है? इस तमाम टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। और आज के जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, मैं उनका तारुफ करता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं प्रोफेसर फरजीन शकूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं प्रोफेसर फौजिया इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू द शो। अच्छा लगा आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इस माशरे का मेजर सतून है। तो क्या हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे होते हैं, क्या तालीम के साथ साथ तरबियत किस हद तक देते हैं? दोनों बिल्कुल पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जहाँ हमारी एजुकेशन है उससे पहले ग्रूमिंग स्टार्ट होती है, एंड वो घर से ही स्टार्ट होती है, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है। किसी भी स्टेज पे एजुकेशन आपकी स्टॉप हो सकती है, लेकिन ग्रूमिंग जो है वो आपकी उस एजुकेशन को इन्हांस करने में आपके साथ देती है। और आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशन के साथ साथ करेक्टर बिल्डिंग है, किरदार साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, आपको फेयर जजमेंट पता हो, आपको दूसरों की और अपनी रिस्पेक्ट पता हो, और माशरे के लिए आपने गुड सिटीज़न जो है बनना है, वो कैसे और किन एस्पेक्ट्स पे बनना होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल्स की हद तक तो ठीक इंतजाम चल रहा है, हमारा स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पे, लेकिन जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे, और सरकारी जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी रूड्स होता है अपने टीचर्स के साथ स्पेशली। तो क्या इसमें यहाँ पे क्या चीज़ लैक कर रही है?
तालीम तो उनको मिल रही है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे क्या यही टीचर की जिम्मेदारी को उनको ये समझाएं जिनकी वो माने नहीं रहे होते, लेकिन वो तालीम तो उनको हासिल कर रहे होते, लेकिन उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता, तो क्या कहेंगे यहाँ पे लेकनेस कहाँ पे आ रही है? थोड़ा सा सोसाइटी डिफरेंस आ जाता है। अगर ऐसे बच्चे जो हैं जिनके वो अगर बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेटस वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको थोड़ी सी वो कहते हैं पैम्पर्ड किया जाता है, सिर्फ दिस इज़ द इशू। अदरवाइज स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन तो एक एजुकेशन का मेन पिलर है, उससे तो बच्चे को हटाया नहीं जा सकता। और ये रेपो की भी बहुत बात होती है। तो ग्रूमिंग जो घर से है वो एक प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों बच्चा सेम ले भी सकता है, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, एंड दिस इज़ लीड टू द सोसाइटी एज वेल। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे इंस्टीट्यूट एंड टीचर बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल, एकेडमिकली भी, और सोसाइटी वाइज ये है कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और माशरा भी जो है उसमें रोल प्ले करता है। माशरे का मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, रोल होता है, लेकिन एक चीज़ हमारे सामने ये भी आती है कि हमारी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन किरदार साजी में जो हमारी तालीम होती है इसके एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जब हमारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे होते हैं, कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, अल्टीमेटली हम कोई प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में उन्हें एक अच्छा महज़ब शहरी बनना है, इस मुल्क के काम की खदमत करनी है, और अपने आप को इस इन्हीं हालात सरकमस्टांसिस में रहते हुए उन्हें अपने आप को जस्टिफिकेट भी कराना होता है। तो मैम की तरफ बढ़ेंगे, प्रोफेसर फौजिया इरफान साहिबा की तरफ, कि हमारी तालीम के साथ साथ किरदार साजी में हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या मेजर रोल प्ले कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। तालीम के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग मस्ट है, क्योंकि देखें एजुकेशन का मतलब ही है कि नॉलेज गेन करने आप कहीं जा रहे हैं। नॉलेज डजंट मीन कि जो बुक्स में लिखा है बस आप वही गेन करें, प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में लाएं। और अगर तालीम आपकी है तो वो इस मेयार की होनी चाहिए कि वो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में साथ दे रही है। देखिए अंडरलाइंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि वो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको ले लें तो इवन इंग्लिश उर्दू में आप देखें ऐसे राइटिंग जो होती है जितनी भी होती है वो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही होती है, उनकी अर्ली स्टेजेस से, अर्ली एजेस से वो माई सेल्फ लिखते हैं और फर्दर और भी एसेज लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट उनका स्टेप होता है वो अपनी सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू करते हैं, मींस जो उनके सराउंडिंग क्लोजेस्ट पीपल होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, माय फेवरेट टीचर, माय पेरेंट्स। तो इन चीज़ों को ये कैरेक्टर बिल्डिंग ही हो रही है। वो इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात और वाक़यात को जिसे कहते हैं कि नोट कर रहा है, फिर उसके ऊपर वो काम कर रहा है। दिस इज़ योर कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये बुक्स ही हैं जो इसमें परफॉर्म कर रही हैं। वो एक चीज़ मस्ट है कि टीचर का भी कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर अपना सब्जेक्ट लेके जा रहा है तो उसको प्रॉपरली लेके जाए, मतलब उसको फॉर ग्रांटेड ना लेके कि मैंने बस आया, मैंने क्लास अटेंड की और निकल गया। नो, आप जब आए हैं तो आप प्री नॉलेज के साथ एंटर हों, अपने बच्चे को उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप सेटिस्फाई करें। मींस अगर आप कोई भी टॉपिक लेके आए ना, आप देखें ना फ्रांसिस बेकन की कुछ बुक्स उठा लें आप, तो उनमें बहुत से एसेज ऐसे ही हैं कि जैसे ऑफ पेरेंट्स, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ स्टूडेंट्स। आप देखें कि ये चीज़ें वो हैं जो एक बच्चे की किरदार साजी कर रही हैं। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा कंट्री है, फिर जो हमारे रिलीजन है, वो हमें मदरसों में और तालीमी इदारों में बच्चों को भेजा ही इसीलिए जाता है कि उनकी किरदार साजी की जाए। देखिए पैसा कमाने के लिए तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आपके पास बिज़नेस हो सकता है, आपके पास आपके अपने बड़ों के एसेट्स हो सकते हैं, बट आपकी किरदार साजी कहाँ हो रही है? इंस्टीट्यूशन में हो रही है। अदरवाइज़ आपको तो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास मिल जाती है, दैट इज़ मच सेटिस्फाइंग। आप अपने रूम में बैठे हैं, एसी है आपके पास लैविश लाइफस्टाइल है, आप उसमें बैठे हैं, आपने मतलब घर के से ज़्यादा सिक्योर कोई प्लेस नहीं होती। बट पेरेंट्स क्यों आपको भेज रहे हैं कॉलेज स्कूल? इसलिए भेज रहे हैं। फिर उसके बाद वो फाइनेंस क्यों अपना लगा रहे हैं एक अच्छे तालीमी इदारे पे, कि उसकी रेपुटेशन है कि वो आपके बच्चों को बना रहा है। जहाँ पे भी पेरेंट्स को फील होता है ना कि मेरा बच्चा इस इदारे में इनसिक्योर है या उसकी किरदार साजी पे प्रॉपर नहीं हो रही या टीचर्स उसको प्रॉपरली लेके नहीं चल रहे, तो मैं तो ये समझती हूँ कि एजुकेशन एंड योर कैरेक्टर बिल्डिंग बोथ्स आर सेम थिंग्स। क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हम अगर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे ना, तो इदारे को भी ख्याल होगा कि ये बच्चा पेरेंट्स हमारे हवाले कर रहे हैं, अपने बच्चे को जब यहाँ से लेके जाएंगे तो एक बेहतरीन इंसान होगा और हमारे माशरे के लिए एक वो जिसे कहते हैं ना कि बेनिफिशियल होगा, कोई पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। तो मैं तो समझती हूँ कि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ें। और क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशंस में जब हम उनके हेड से हमारी मुलाकात होती है, उनके फैकल्टी से हमारी मुलाकात होती है, तो बहुत सी चीज़ें जहाँ पे जो लैक कर रही
होती हैं उसमें जो मेजर जो चीज़ होती है वो ये हो रही होती है कि वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है अपने पेरेंट्स का टीचर्स के साथ, उसमें वहाँ पे लैग कर रहा होता है। और जब जो इंट्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें जो मेजर जो चीज़ जो यहाँ पे सामने आती है कि बाज़ औक़ात टीचर्स अपने जो कंसर्निंग जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बारहा उनकी इन्विटेशन हो रही होती है, उनको साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि भाई आप हमारे स्कूल का विज़िट करें, अपने बच्चे की जो महीने की जो रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, वो आप हमसे हासिल करें। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखने में आता है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो वहाँ पे जाने की ज़हमत तक नहीं करते। वो कहते हैं बस हमने फ़ीसेस दे दी हैं, हमने उनको अपनी सर्विसेज दे दी हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हमने उनको अगर दे दी हैं, इट मीन्स कि हमारा बच्चा पढ़ के वापस आएगा। फ़ीसें देने के साथ साथ या उनको अपने स्कूल में हैवी फीसेस के साथ एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने के साथ साथ अगर ये इंसान एक्सपेक्ट करे कि हमारा बच्चा बेहतरीन तालीम याफ्ता हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा पैरेलल है कि जिसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपका स्टूडेंट होता है, उसके बाद उसके टीचर्स होते हैं, साथ उसके पेरेंट्स होते हैं। ये ऐसी गाड़ी है कि जिसको पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिला के उसको आगे लेके जा रहे होते हैं, तभी जाके ये गाड़ी अपने मंजिल तक पहुँचती है। फरदीन शकूर साहब एक तरफ बढ़ेंगे, जाना चाहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं कि जहाँ पे स्कूल्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जब वहाँ से माइग्रेट होकर शहरों में आते हैं और यहाँ के बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन एरियाज़ के बारे में क्या कहेंगे कि उन एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में तालीम कैसे पहुँचाई जाए? चुकी है और बहुत सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं आपके पास, इन फ़ोन पे, हैंड में हर चीज़ आपको अवेलेबल है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। अब जो नई जनरेशन है वो कहीं से सुनती है या कहीं रिमोट एरिया से आगे निकलती है, तो उन्हें देख के शौक़ होता है कि ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, आपको नॉलेज होगा तो आप छोटा सा बिज़नेस जो है या एक छोटा सा कारोबार है उसको भी अच्छी तरह रन कर सकते हैं। तो इसलिए उनके और अपने हालात को बेहतर करके पैसा कमाया जा सकता है। दिस इज़ द मेन थिंग कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे गुजार सकते हैं, उसके लिए फिर वो एफ़र्ट भी करते हैं। और डेफिनेटली ये है कि बहुत सारी कंपटीशन जो है इस दौर में आ चुका है। एक दूसरे से अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एफ़र्ट है ना, बेसिकली उसके लिए भी मेहनत की जा रही होती है। तो आजकल के पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं और वो अपने से बेहतर ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके लिए वो मोटिवेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं। मैम की तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि देखिए हमारे बच्चे जब आला बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी हो रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ देखने में वहाँ पे आई जाती है कि वो अगर हम रिलीजियसली यहाँ पे बातचीत करते हैं तो उससे दीन की काफ़ी दूरी हो रही होती है। तो क्या ऐसे स्कूल्स में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आप दुनियावी तालीम हासिल करें तो इसके साथ साथ दीन को भी करिए? उनके कहने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तालीम आप हासिल करें चाहे आपको चीन भी जाना पड़े, तो चीन में उस दीन तो नहीं था ना, लेकिन नॉलेज था, इल्म था। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट क्वेश्चन, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। बात यह है कि आपने जो बात की है तो हम इस पे अक्सर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारा टाइम पीरियड था स्कूल एज का तो उसमें इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता था। आपकी स्कूल का स्टार्ट जो रेसिटेशन से है, फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, इवन आपके फर्स्ट पीरियड में भी होती थी, मॉरल लेक्चर्स टीचर्स के, आपकी जो आपका ज़रूरी नहीं आपका इस्लामियात का टीचर, बाकी टीचर्स भी आपको गाइडलाइन देते रहते थे, रिलीजियसली भी आपको मतलब बच्चों को बताते थे। लेकिन अब ये चीज़ें, सॉरी टू से, मैं भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, लेकिन ये चीज़ें कम होती जा रही हैं डे बाई डे। जितने हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स की तरफ लेके जाते हैं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी ताल्लुक़ है, मैं बच्चों को देखती हूँ डेस्क पे बैठ के, बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों के पेरेंट्स उनको मूव अब इसीलिए कर रहे हैं बहुत अच्छे सिस्टम से कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ बढ़ेंगे सिर्फ दीन से। सही सर, वो दीन सिखाता है। वो ये जो आपने बात की है ना कि ये भी तो है ना कि माँ की गोद से लेकर अपनी लहद तक तालीम हासिल करें, तो तालीम का सिलसिला तो कहीं नहीं रुकता है। जब आप उनको, और मैं आपको बताऊं कि मैंने अर्ली एज के बच्चों को भी पढ़ाया, जब आप उनको कोई भी छोटा सा इस्लामिक वाक़या उनके साथ शेयर करें वो बड़े खुश होते हैं। और पहले ये पेरेंट्स का होता था कि वो इस चीज़ को करते थे कि बच्चों को बिठा के, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को बिठा के ये चीज़ें करते थे। अब जाहिर बात है जो हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स से तो बच्चों को दूर कर दिया। इवन अपने पेरेंट्स के पास भी हम इतने बिजी हैं, टाइम नहीं है। लेकिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ टीचर मैं ये बात कर रही हूँ, ये है। और मैं अपने इदारे को भी यही टीचर्स को कहती हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बच्चा अगर हमारे पास आया है तो हम उसकी मतलब रिलीजियस थाट्स जो है ना उनको भी पॉलिश करें, उसको बताएं कि आपका रिलीजन क्या कहता है, विच थिंग्स यू हैव टू फॉलो।
आपने किस तरीके से लेके चलना है। और यकीन माने कि वो बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं और वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और डेली उनको, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले बात की थी कि मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स, ये उनको डेली बताते हैं कि जैसे दोस्तों में आप बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। तो ये भी दीन का एक हिस्सा है। मैं तो उनको कहती हूँ कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंदा है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके दोस्त जो ऐसे होने चाहिए कि जो आपके लिए स्टार्स हों, आपके लिए सितारे हों, यानी वो आपको एक रोशन लाइफ फ्यूचर की तरफ लेके जाएं, ना कि ऐसे हों कि वो आपका र्यून कर दें आपका फ्यूचर भी। तो बेहतर है कि हम जैसे असफाल हुस्ना और बहुत से टॉपिक्स ऐसे इनिशियल क्लासेस में होते थे और बड़ी क्लासेस तक चलते थे और एक बेसिक हिस्सा होते थे, लेकिन कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऐसी हुई कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को निकाल दिया गया, बट वो होनी चाहिए। एक कुछ इनके बारे में सोचा जाए कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि बिकॉज ये हमारे बच्चों की, ऐसे बच्चा बैठ के आपकी रिलीजियस बात नहीं सुनेगा, वो किसी स्कॉलर को नहीं सुनेगा, उसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी गेम में चला जाएगा, वो अपने किसी और एक्टिविटी जो उसके लिए उस टाइम फिजिबल है, जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दीन को की अट्रैक्शन के लिए बड़ा टाइम लगता है। अब हम इस एज में आके कहते हैं तो हमें पता है कि हमारे लिए के कौन सा रास्ता हमने चूज़ करना है, बट उनको हमने अपने, हमारी यही जॉब है कि हमने उनको बताना है कि कौन सा रास्ता आपने फॉलो करना है और रिलीजन आपको क्या क्या गाइडलाइन देता है। ये चीज़ें उनको सारी श्योरिटी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो आप यकीन मानिए आज का बच्चा इतना वो समझदार है कि वो समझ गया है कि मुझे किस चीज़ को फॉलो करना है। और मज़े की बात यह है कि देखें कि जब हम लोग दीन की बात कर रहे होते हैं, जब फ़तह मक्का में उससे पहले की जब वार गुजरते हैं, जब इस्लाम की जो पहली वार हुई थी ग़ज़वा बदर, तो वहाँ पर जो कैदी बना के लाए गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वहाँ पे उनके लिए कंडीशन रखी कि इनमें जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये है कि इनको अलग से कर दिया जाए, और उनको तमाम के तमाम कैदियों को ये रखा कि तुम में से जितने पढ़े लिखे लोग हैं तो हर कैदी हमारे 10-10 बच्चों को, 10-10 लोगों को वो तालीम दें। एक उस्ताद की, एक मुअल्लिम की, एक पढ़े लिखे की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक इज़्ज़त, उस वो मकाम, वो मर्तबा था, और साथ साथ तालीम का भी था। वो साथ ये भी तो कह सकते थे कि इनको आप किसी अच्छी सी पुरताइश किसी जगह पे रखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका काम ये है कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे 10 लोगों को मज़ीद आपने एजुकेट करना है। तो तालीम हर वक्त के लिए, हर दौर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तालीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तरबियत के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो तालीम और तरबियत का बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर औक़ात एक चीज़ देखी जाती है कि भाई जब कोई आदमी एक दूसरे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो सामने वाले को ये कहा जाता है तुम इतने पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन ये तुम हरकतें कैसे कर रहे हो, बातें कैसे कर रहे हो। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो आदमी जो दिखने में जो लगता है वो और चीज़ होती है, लेकिन अक्सर अंदर से वो है कि वो सब फील हो रहा होता है अंदर। ये तालीम याफ्ता तो वो होता है, लेकिन वो तरबियत याफ्ता नहीं होता। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अखलाक जो है वो सबसे बेहतरीन है और उसी से पता लगता है कि इंसान क्या सोचता है। आपके वर्ड्स की चॉइस जो है ना वो बड़ी पर्टिकुलर होनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, मूड अच्छा है, फिर तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही वर्ड आएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में हैं या किसी से नफरत का इजहार है, तब भी वर्ड्स का बहुत सिलेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। और ये तरबियत है एजुकेशन के साथ कि आपके अगर घर में माहौल ऐसा है कि औरत की रिस्पेक्ट नहीं है या लाउड वॉइस यूज़ की जाती है, तो बच्चे वही चीज़ देखते हैं। अगर इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होता है, अब तो बहुत मना कर दिया गया कि मारना नहीं है, लेकिन कुछ पेरेंट्स आके कहते हैं कि नहीं जी हमारी तरफ से इजाज़त है कि इनको मारें तो ही ये सुधरेंगे। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जैसे मैम ने कहा ना कि दीन की भी कमी है कि टीचर्स के पास तो करिकुलम भी है, लेकिन वो ख़ुद भी एक एक चीज़ में सिखाती हैं कि बेटा एक दूसरे से लड़ना नहीं, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने का बड़ा अजर है। लेकिन जब वो घर में देख रहे हैं आपके नेबर्स में, स्ट्रीट्स में, अब वो लड़ाई का बदला लिया जाता है, तो पेरेंट्स वहाँ होते हैं ना रोकने के लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास तो टाइम नहीं होता कि वो लुक आफ्टर करें। तो फिर ये चीज़ें लैकिंग करती हैं ना कि घर से भी बाद दफ़ा अच्छी तरबियत होती है और दीन की भी होती है। सुन्नत रसूल को कैसे करना है, खाते वक्त कैसे हैं, दुआएं छोटी छोटी क्या है, दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वही तरबियत का साथ साथ चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरबियत के साथ चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी हमारे सामने आती है कि जो मेजर जो बेसिक जो एजुकेशन हो रही होती है किसी भी इंस्टीट्यूशंस की, वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके घर की जो आपकी बेसिक जो लुक आफ्टर है वो कैसी है। अगर आपके घर की तरबियत अगर अच्छी होगी, उस तरबियत के महर में मिन्नत आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। अब वो डिपेंड करता होता है कि आपके घर की तरबियत कैसी है। जब आप देखते हैं कि माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे भी अफराद आपको मिलेंगे जो शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका किरदार आला बेहतरीन उनका किरदार होता है। और जब वो किसी से बात करते हैं तो उनके एक एक लफ्ज़ से ऐसी खुशबुएँ आती हैं, ऐसी बेहतरीन किस्म की फ़ील आ रही होती है कि हाँ भाई, तो किसी ज़बरदस्त किस्म की इंस्टीट्यूशन से तो बेशक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन तेरी तरबियत कमाल की तरबियत होती है।
वो एक चीज़ अक्सर का आपने भी महसूस की होगी, मैंने भी महसूस, अक्सर का देखते भी हम लोग कि जब हम मदरसे के बच्चों से मिल रहे होते हैं तो बड़े सलीके के तहत वो जा रहे होते हैं, उनके वो खेल भी रहे होते हैं, लेकिन लग ऐसा रहा होता है यहाँ पे खेल ही नहीं रहा होता और कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था, मुकम्मल डिसिप्लिन के तहत वो उनकी तमाम एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन जहाँ पे हम इतना ख़र्चा करके, जहाँ पे हम लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं, वहाँ पे सवाई शोर गुल के और कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता, तो क्या कहेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम कर रहा होता है या हमारा माशरा प्रॉब्लम कर रहा होता है? सर वो एक्चुअली बात ये है कि जैसे मैं एडमिशन इंचार्ज हूँ जहाँ पे अपने इदारे में, वहाँ पर ये होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं ना तो डिसिप्लिन से बड़े इंस्पायर होते हैं, कहते हैं आपके इदारे का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो हम हैरान होते हैं कि वाकई पेरेंट्स की भी अब ये डिमांड है, क्योंकि देखिए वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके भेज रहे हैं, डिसिप्लिन होगा बच्चा वहाँ से निकलेगा तो वो भी माशरे को मतलब बताएंगे कि हमने अपने बच्चे को भेजा है। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को घर पे भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि टीचर्स को साइन करते हैं कि आपने जाना है अपने फ्री टाइम में, एक स्टूडेंट दे देते हैं अपना, आपने जाना है जाके उस बच्चे के घर का डिसिप्लिन नोट करना है। यानी इसमें ये नहीं है कि कोई उनको रैंडमली किसी भी बच्चे के घर अपने टीचर जाता है, क्लास टीचर की ये ड्यूटी, मैं नाम नहीं लूँगी इदारों का, बट मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे बहुत से जो उस्ताद मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये है, वो वहाँ जाते हैं, उनके घर का डिसिप्लिन भी नोट करके आते हैं कि ये बच्चा क्या लैंग्वेज और क्या बिहेवियर कैरी करके हमारे इदारे तक ला रहा है और हमें उसके ऊपर किस हद तक काम करने की ज़रूरत है। तो डिसिप्लिन जो है ना वो यही है कि हम अपने घर से लेके आते हैं, फिर जो आगे हमारा इदारा है वो हमें मज़ीद ट्रांसफॉर्म करता है। वो इसमें मेरे ख्याल से वो इस सेंस में काम कर रहे होते हैं कि किस एंगल से इस बच्चे के ऊपर काम करने की बेहतरी की कहाँ पे गुंजाइश है और किस तरीके से किया जाता है। मैम ने जैसे कहा कि अगर वो लाउड हैं पेरेंट्स, अगर इस तरह से कुछ है, लैंग्वेज एब्यूजिव यूज़ की जाती है, तो बच्चे के लिए रोल मॉडल सबसे पहले उसके पेरेंट्स होते हैं, वो वहीं से निकल के आता है। सेकेंडली वो अपने टीचर्स को, फिर वो इतना इंस्पायर हो जाता है अपने टीचर्स के कि वो उनको फॉलो करता है। टीचर्स भी डिसिप्लिन होंगे तो फिर वो बच्चा डिसिप्लिन होगा। आप उसको सिखा रहे हैं ना, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बात करने का तरीका है, आपका चलने का, आपका लोगों के साथ बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग वो नोट कर रहा है। वो अपने घर से जब निकल के आया ना, उसके पेरेंट्स उसके रोल मॉडल्स थे, नेक्स्ट उसके टीचर्स हैं, वो इतना उनको फॉलो करता है। समटाइम्स बच्चे, इवन मेरे अपने बच्चे अपने टीचर्स को, इंग्लिश के टीचर को सेम उसी एक्सेंट में बात करना शुरू कर देते हैं, यानी वो वैसे वो कैरी करना शुरू कर देते हैं कि टीचर कैसे हमारी मूव करती हैं या टीचर हमारी किस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इतना ज़्यादा, तो अगर टीचर डिसिप्लिन होगा, टीचर के अंदर इतना है कि अगर आपके आगे एक अग्रेसिव बच्चा खड़ा है, नॉटी बच्चा खड़ा है, आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप उसको पूरी क्लास के सामने इंसल्ट ना करें, उसके उस बिहेवियर को नोट करें। फिर कभी भी मतलब तमाम लोगों को जैसे हम लेक्चर देते हैं ना, जैसे आप अपनी मिस्टेक बच्चे की वहाँ पर नहीं पॉइंट आउट कर सकते, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने अगर बच्चा रीडिंग में मिस्टेक कर रहा है, आपने उसी मोमेंट में उसको पॉइंट आउट नहीं करना है, आपने 2-3 मिनट ठहरना है, फिर उसके बाद वही आपने जो वर्ड उसने गलत बोला वही आपने बोलना है ताकि वो ठीक कर ले। अगर आप उसकी डायरेक्ट इंसल्ट कर देंगे ना तो उसमें लर्निंग वहीं रुक जाएगी, वो डिसिप्लिन होने के बजाय और अग्रेसिव और आपको वो बदतमीज़ी से जवाब देगा। लेकिन अगर इसी पोलाइट वे में आप जाएंगे तो वो भी आपसे पोलाइट वे में बात करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सारी टीचर्स को, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को, इदारे को ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि हम बच्चों को किरदार साजी में, उनके डिसिप्लिन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत जब सिलसिला के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि हमारे बच्चे जब अपने स्कूल कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं और जब वो अपने घर में पहुँचते हैं तो उस वक्त हम उनको वेरी नेक्स्ट हम उनको अपने मदरसे वगैरह में भेज देते हैं, वहाँ से फ्री होते हैं हम उनको ट्यूशन सेंटर में भेज देते हैं, वहाँ से रात गए, वहाँ पे जब वो बच्चे वापस आ रहे होते हैं तो फिर ये हम ये देखते हैं कि उनको रेस्ट का हम टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक बर्डनाइज्ड किया जाए अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को किया जाए, इतना बोझ उनके ऊपर रखा जाए कि ताकि वो आराम के साथ उठा सकें। ये उनको ओवर बर्डन अगर हम करना शुरू कर देंगे तो जहाँ पर हम ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि ये बहुत लर्न करेंगे या अच्छे मार्क्स लेंगे, बेहतरीन ग्रेड के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक लिमिटेड किस्म की आपकी वो जो करिकुलम आपको एक्टिविटीज़ को सेटल करें, एक वहाँ पे टाइम फ्रेम आप उनके सेटल करें, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस में होता है इस तरह आपके घर का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चे ने किस टाइम रेस्ट करना है, किस टाइम बच्चे ने होमवर्क करना है और किस टाइम हमारे बच्चे ने ट्यूशन के लिए जाना या नहीं जाना। और जहाँ तक बात है ट्यूशन की, मैं ये समझता हूँ कि ट्यूशन अकेडमीज़ वगैरह में तो बच्चे जाने चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मैं इसके इनकारी नहीं, लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि अगर अपने बच्चों को अगर अपने घर में बैठ के वही जो होमवर्क होगा हम किसी की जिम्मेदारी लगाने के बजाय खुद अपने बच्चों को अपने पास बिठाएंगे, देखो अच्छा से तो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा बच्चे का, एफिलिएशन भी हो जाएगी, आपको भी टाइम स्पेंड करने का अपने बच्चों के साथ एक मौका मिल जाएगा, और साथ साथ जैसे आप उनको वहाँ पर लीड आउट करेंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं तो देखें हर चीज़ पैसे दे के नहीं होने वाली होती, कुछ चीज़ें ऐसी आदत होती हैं जो हम सीखने से सिखाते हैं बच्चों को। हम ये समझें कि बच्चा सच बोले तो वे भी हम किसी को पैसे दे कि उसे कहा मैं तुम्हें सच बोलो तो इसे बताएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो बच्चा हमें कॉपी कर रहा होता है। जब हम अपने बच्चे की आदत खुद अगर डेवलप करने में लैक करेंगे तो क्या समझते हैं कि वहाँ पे हमारा जो माशरा होता है या जो एकेडमीज़ वगैरह होती हैं, क्या वो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम तो दे सकती, क्या उनको अच्छी तरबियत दे सकती हैं? कभी भी नहीं दे सकती। क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर टीचर ये चीज़ नोट कर ले कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वैसे मोस्टली हम लोग करते हैं इस चीज़ में, अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली पीछे कोई इशू होता है। अगर वो फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो फिर इस चीज़ पे कवर किया जा सकता है, और ये टीचर का ही काम होता है कि उसकी करैक्टर बिल्डिंग जहाँ लूज़ हो रही है पेरेंट्स के हाथों, वहाँ पे वो उस पर एफर्ट करे। और टीचर की भी वही मैम की वाली बात है कि बच्चे बड़ा फॉलो करते हैं और उनकी बताई हुई बात पे वो हरफ आखिर ही समझते हैं, समटाइम पेरेंट्स को पीछे कर देते हैं कि टीचर ने ये कहा तो ऐसे ही है। तो ये टीचर का बड़ा रोल है, और अच्छी टीचर खुश नसीबी है कि अगर किसी को मिल जाए कि वो उसके करैक्टर की बिल्डिंग, उसकी ग्रूमिंग, उसकी सपोर्ट, गाइडर, ट्रेनर के साथ साथ जो है वो एक अच्छी माँ का किरदार भी अदा कर सकती है। डिपेंड ऑन के बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, उसको डायग्नोज करने में उसकी ना प्रॉपर एक होनी चाहिए कि उसको निकाल सके, और फिर उस पर टाइम एफर्ट लगती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है इंस्टीट्यूट्स में। हम सारे बच्चों की स्ट्रेंथ, ओवर स्ट्रेंथ भी सम टाइम हो जाते हैं, बर्डनाइज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत एफर्ट करती हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है कि वो माँ बाप के अलावा, और बच्चों को ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने बड़ों के साथ बैठ के बातचीत करें। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ जो सीखा जाता है ना, वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छा होता है, और उनके पास, बुज़ुर्गों के पास टाइम होता है। तो टीचर पिलर है, पेरेंट्स पिलर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी पिलर, ये सारे मिलके ही एक करैक्टर बिल्डिंग में जो ना सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टाइम बाय टाइम जो है ना डिपेंड करता है। हम यहाँ पे किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। ये हमारी नेग्लिजेंसी होती है कि हम अपने बच्चों को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जाएंगे ब्रेक पे भी, लेकिन उसके बाद जब हम लोग वापस आएंगे तो एक चीज़ हम आपके सामने रखेंगे कि क्या खेल कूद भी बच्चों के लिए ज़रूरी है ही है। लेकिन आजकल के इस माहौल में जहाँ पे हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस एक लिमिटेड किस्म की प्रीमिसेस में वहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स उनको नहीं मिल रहे होते, कभी हफ्ते के बाद, कभी महीने के बाद हम अपने बच्चों को एक डे वहाँ पे दे रहे होते हैं कि चाहे वो जाके खेलें। और जिन बच्चों की घर ऐसी सोसाइटीज़ में नहीं है कि वहाँ पर कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह होती है, वो भी नहीं है, तो क्या उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है कि हफ्ते में एटलीस्ट जो वीकेंड होता है आपका, अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाएं, उनको मीन्स के उस वो जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है उससे थोड़ा दूर हट के उनको लेके जाएं, ताकि उनकी जो ग्रूमिंग की जा सके, उनके मेंटल ग्रूमिंग की जा सके। लेकिन जहाँ पर सबसे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम ब्रेक में गए थे, ब्रेक में बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। जो पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि पेरेंट्स का तो मेजर कंट्रीब्यूशन होता ही है अपने बच्चों की, उनकी किरदार साजी में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हॉस्टलाइज्ड होते हैं, अपने बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो रहे होते हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके पास से नहीं होते। तो ऐसे बच्चों की किरदार साजी के लिए कौन कौन से ऐसे अवामिल होते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी किरदार साजी करते हैं? जी मैडम। जी सर, ऐसे बच्चों की किरदार साजी के लिए सबसे ज़्यादा जो बोझ आता है ना, वो इदारे पे आता है और टीचर्स पे आता है। उनकी सारी फैमिली बैकग्राउंड हमारे सामने होता है कि वो किस सोशल स्टेटस से आ रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि वो डिस्टेंट एरियाज से आ रहे होते हैं, ऐसे इलाकों से जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं होते। मीन्स होते तो हैं, लेकिन वो मतलब जो पेरेंट्स की डिमांड है ना, आज का पेरेंट भी यही कहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे, तो बच्चों को ऐसे इदारों में करवा देते हैं, बेशक घर से दूर होते हैं। फिर उनको होम लाइक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, हॉस्टल मिलता है। अब वो टीचर्स से भी बड़े क्लोज होते हैं, उनकी हर एक्टिविटी हमारे सामने होती है,
और हमने बहुत सी उनकी चीज़ों को बड़ा पेशेंस से लेके चलना होता है। और अब यकीन माने कि कुछ बच्चे इतना क्लोज हो जाते हैं टीचर से, फीमेल टीचर से, कि उनको कहने लगते हैं कि आप हमारी मदर हैं या हमारी अम्मी है, जो बहुत छोटे टाइम से हमारे पास होते हैं, फिर वो कॉलेज लेवल तक पहुंच जाते हैं और वो बड़ी अपनी पर्सनल लाइफ भी हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। और हमें भी ना उनका जो एक हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है ना, वो हमें कायम रखना होता है कि हम उनके कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई उनकी ऐसी चीज़ डिस्क्लोज़ ना करें। होती कोई भी ऐसी नहीं है, बच्चे हैं, मतलब वो फ्रेंडली नोट पे भी कर रहे थे, जैसे माँ के साथ बच्चा अपनी हर चीज़ कन्फेस करता है, शेयर करता है, टीचर के साथ भी करता है। अब ये टीचर का अपना टास्क होता है कि वो उसको कैसे लेके चले। यहाँ पे इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो वहाँ काम करने वाले टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। वो उनके पेरेंट्स भी हैं, वो उनके टीचर्स भी हैं, वो उनकी गाइडलाइन भी हैं। उन्होंने हमारे कहे हुए वर्ड्स को फॉलो करना है और वो हमारी वे ऑफ लाइफ जो हम उनको दे रहे हैं ना, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। घर बहुत कम जा रहे हैं, 2-3 मंथ्स मैक्सिमम वो जाते हैं और वो इसी सोशल सर्कल में रह रहे हैं जो हमारा सोशल सर्कल है। वो सोशल सर्कल हमने उनको देना है कि उन्होंने कैसे मूव करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, उनके ड्रेसअप होने से लेके उनकी बातचीत, उनकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्डिंग हमारा टास्क होता है। हमने उस बच्चे को, मतलब वो एक किस्म का एम्बेसडर होता है हमारे इदारे का, कि वो जहाँ भी जाता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातचीत से और अपनी जिसे कहते हैं ना कि बिहेवियर से शो करता है कि वो कहाँ से आया। तो पेरेंट्स अच्छा खासा फाइनेंस लगा रहे होते हैं इस एक एंड से। आगे हमारा काम होता है कि हमारा काम होता है कि हम लॉयल्टी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवेल कराएं। और दूसरी बात ये भी होती है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि बच्चों को अपने आप से थोड़ा दूर रखा जाए, उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र एक हिस्सा जो जनाब दाई हलीमा सादिया के साथ जब गुजरा, तो उसका मकसद क्या था? सिर्फ मकसद ये था कि अरब के उस माशरे में भी देखा जाता था कि उस एरिया में जो अपने बच्चों को कुछ अरसे के लिए बाहर भेजते थे, किसी दूर एरियाज़ में उनकी तालीम और तरबियत के सिलसिले में या उनकी देखभाल के लिए, ऐसा ही होता था कि बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो ताकि आपने शुरू से अगर हमारा बच्चा अगर वो सहल ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर ज़िंदगी में आने वाले हर शेप का वो अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं, उनको बेहतरीन हौसले के साथ इंसान को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, बियर भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वही बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से इस अमल से निकल सकते हैं जिनकी अर्ली ट्रेनिंग हो रही होती है कि भाई उन्होंने अपने घर से डिस्टेंस रखा है, अपने घर से दूर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी के अचीवमेंट्स में, ज़िंदगी की दौड़ में वो कभी किसी से पीछे नहीं रहते। आजकल एक चीज़ हमारे सामने आई है कि एक क्लास में जब मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं तो वहाँ पे स्टेटस कॉन्शियस किस्म की ऐसे अवामल हमारे सामने आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो दूसरों से अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझ रहे होते हैं, इवन दैन कि उनका स्कूल एक होता है, क्लास एक हो रही होती है, उनका यूनिफॉर्म एक है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो माइंड सेट्स होते हैं वो डिफ़र कर रहे होते हैं दूसरे से। ऐसी सूरत हाल में जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो फिर समहाउ ये होता है कि जो उनकी जो घरेलू ज़िंदगी होती है, जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ होती है, वो उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, जो उनकी लर्निंग लाइफ के ऊपर वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में मैम के ऐसी सूरत हाल में जो एक स्टेटस कॉपी जो ज़िंदगी है, तो इसको बच्चों के जो लर्निंग से थोड़ा दूर रखा जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो सब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर एक इदारे की बात करें तो उसमें सबके बच्चे एक जैसे होने चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा है ना, लेकिन उस वक्त वो क्लास में टीचर के लिए भी सेम होना चाहिए, उसके स्टेटस को लेके कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और जजमेंट प्रॉपर्ली उसके अपने बच्चे पे उस पे होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और समहाउ अगर कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू द कि उसका कोई प्रॉब्लम है बैकग्राउंड से, तो अटेंशन ज़्यादा दी जा सकती है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसके स्टेटस कॉन्शियस की वजह से या स्टेटस अच्छा है उसकी वजह से प्रेफरेंस ना दी जाए। हर बच्चे को इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है और टीचर की फेयरनेस जो है, इंस्टीट्यूशन की फेयरनेस जो है वो प्रॉपरली होती है। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पे प्रेफरेंस होती है, लेकिन वहाँ पे सारे एलीट क्लास होते हैं। फिर वो आपस में जब कंपटीशन होता है तो वो एक ही लेवल होता है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट है या सेमी प्राइवेट्स हैं तो वहाँ पे ये चीज़ डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे की और टीचर ही की बनती है। बहुत प्यारी बात आपने की कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम जो सिस्टम होता है उसको इक्वलाइज तरीके से लेके चलें। वहाँ पे पिक एंड चूज़ वाला मामला बिल्कुल ना हो। जहाँ पे ऐसा रहेगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे अच्छी तरह से उस इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह लर्न नहीं कर पाएंगे। मैम से जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक चीज़ और भी जो कॉमन रोल प्ले करती है कि जब हमारा बच्चा इस काबिल होता है वो स्कूल में लेके जाए तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो
इससे बड़े वाला जो बेटा है, जो हमारी बेटी है, वो इसी इंस्टीट्यूशन में वहाँ पढ़ रहे हैं, अब हमने इसको भी वहाँ पे एडमिट करना है, लेकिन समाव ये देखता है कि हम ये देखने में आता है उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती, लेकिन रादर देन इन तमाम चीज़ों को हम इग्नोर करने के साथ हम उनको मिलेंगे बट ठीक है जैसे तो उसको यहाँ पे चलना एज इट इज़ गोइंग ऑन करना चाहिए। तो क्या कि वहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किसी वहाँ पे स्कूल चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? नहीं सर, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगी कि स्कूल चेंज ना करें, क्योंकि ये देखें ट्रायंगल है, बच्चा, टीचर और आपका इदारा और पेरेंट्स, तीनों का रोल इसमें है। आपका अगर एक बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहा तो आप पहले पीटीएम में जब भी आते हैं तो आप एट द टीचर्स डेस्क आप ये चीज़ डिस्कस करें कि मेरे एंड से कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी लूप होल नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं वो रोल प्ले कर रहा जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। आप टीचर से डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका राइट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने ये जब चूज़ करते रहेंगे ना, आपके मैंने ये हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से अपनी उसकी जो कंसीव करने की पावर है ना वो डिफरेंट होती है कि वो किस तरीके से ले रहा है। अल्लाह ताला ने सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट रखा है। अब बच्चों में कंपटीशन घर में स्टार्ट ना करें कि अगर ये नहीं कर रहा तो वो, और इदारे को भी ब्लेम ना करें होली कि ये चीज़ इदारे की गलती है। हमने खुद भी कहीं पे स्टैंड किया। अगर हम डेली, वही बात है कि अगर पेरेंट्स भी डेली देखेंगे, ट्यूशन भी पढ़ रहा है, अगर अकेडमी भी जा रहा है, तो हम कहाँ पे, हमारा रोल कहाँ पे आता है? हम भी तो सिर्फ उसके ग्रेड्स तक नहीं है ना, ये ग्रेड्स वाली जंग ना शुरू कर दें कि ग्रेड्स होने चाहिए, ग्रेड्स होने चाहिए, हाई ग्रेड्स नहीं। आप इस पे बच्चों को ना भगाएं कि हाई ग्रेड्स होने चाहिए। उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिकग्निशन होनी चाहिए, वो बच्चा जो चीज़ है रिकग्नाइज़ कर रहा है कि नहीं। तो इदारे की मिस्टेक मुझे नहीं लगता कि होती है, क्योंकि वहाँ पे और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। जब वो गेन कर रहे हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर रहा, आप उस चीज़ पे जो फाइंड आउट करें। और मैं तो बच्चों को, पेरेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि आप अपने बच्चा दूसरा भी हमारे पास लेके आएँ, देखें आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपके पहले बच्चे की अगर कहीं भी हमें लग रहा है तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे कि कहाँ पे कोई गलती हुई है, हमारी मिस्टेक है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ना जो है ठीक करने की बेहतरीन कोशिश करते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये चॉइस करना कि ये दारा अच्छा नहीं है, वो दारा अच्छा नहीं है, हम अपने बच्चों पे जो हमारे हाथ में चीज़ है, जो हमारा अपना बच्चा है, हम उस पर काम करें। क्योंकि मेरे ख्याल से तमाम इदारे इसी मोटो के साथ बैठे होते हैं कि बेहतरीन एजुकेशन देनी है बच्चों को। इसीलिए टीचर्स को भी वो अपने बेहतरीन, और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। जब टीचर सेलेक्ट किया जाता है तो प्रॉपरली वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो गुजरता है या फीमेल टीचर गुजरती है। ऐसे ही रैंडमली किसी को आप नहीं रखते हो, किसी को उस्ताद की वैल्यूज़ नहीं दी जाती, यानी उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके गो थ्रू होना ज़रूरी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब हमें पूरे ब्लेम उस इंस्टीट्यूशन को नहीं देना चाहिए, बल्कि वहाँ पे बी पेशेंट इंसान को होना चाहिए। और फिर साथ साथ वो तमाम वो चीज़ें जाके उससे कंसर्न जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे सर जाके हमें डिस्कस करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे देखने में ये कि हम अच्छे अच्छे ग्रेड्स तो अपने बच्चों को दिला देते हैं, लेकिन बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता वो दूसरे के सामने जाके बातचीत कर सकें। तो क्या कॉन्फिडेंस देने के लिए इंस्टीट्यूशन कुछ काम करते हैं? सर मैं आपको बात बताऊं कि कॉन्फिडेंस देने के लिए इंस्टीट्यूशन ही काम कर सकता है। आपकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो छोटी छोटी मतलब हम मॉन्टेसरी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, जिसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। जब तक आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं होगी ना, आपका बच्चे का रिटन एक्सप्रेशन एक्सीलेंट होगा। आप उसको बोलने को 2 लाइन्स कहेंगे, पूरा पैसेज लिख लेगा, एक्सीलेंट। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूल के जब हम इन्विजिलेशन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो रिटन एक्सप्रेशन होता है बहुत आला होता है। वही बच्चा जब उसको बाहर वो निकला है, उससे आप थोड़ी सी इंग्लिश में बात करें, वो 2 सेंटेंसेस नहीं बोल सकता जो अच्छा अंदर ऐसे लिख के आया। कॉन्फिडेंस देना हमारा काम है, जिसके लिए हम छोटे छोटे उनके लिए स्टेज परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स अपनी बुक में से उठा के। और आप यकीन मानिए जो नई बुक्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं, ये एक्टिविटी है कि आपने डायलॉग राइटिंग करवानी है, एज वेल एज आपने डायलॉग बच्चों से कहना है कि वो ये एक्टिविटी करें, डायलॉग की 2-3 ग्रुप्स बना लें और वो एक्टिविटी करें वहाँ से अपने बच्चों का। और ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं, जब उनमें हम वो कंपटीशन, ग्रेड कंपटीशन A B मतलब ग्रुप्स करके करवाते हैं ना, छोटा सा ये वाला कंपटीशन है कि बहुत हाई लेवल्स पे ले जाएं, इस लिहाज से कि आपने अपनी क्लास में ही अपने फ्रेंड्स में से ही 2 ग्रुप्स हैं और आपने अच्छा परफॉर्म करना है। जो बेहतरीन परफॉर्म करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई रिवार्ड रख देते हैं। तो वो बहुत अच्छा, और ऐसा बच्चा भी जो ग्रुप में उसके फ्रेंड्स उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें अगर ये कैरेक्टर मिला है, फलां तुम्हें कैरेक्टर मिला है, एनी टॉपिक फ्रॉम योर बुक, तो आपने बहुत अच्छे से उसको प्ले करना है। आपने डायलॉग डिलीवरी आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है ना, वो उसको एक प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है। ये थोड़ी है कि हम नोटबुक्स, मैं तो इस चीज़ के सॉरी टू से खिलाफ हूँ कि हम नोटबुक्स उनको दे दें कि जी नोटबुक्स को आप कॉपी करें टीचर जो टिप। नो, क्रिएटिव राइटिंग, वेयर क्रिएटिव राइटिंग स्टैंड्स वहीं पे होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। जब हम अपने दिमाग से निकला हुआ लिखेंगे, वो बोलना भी आसान होगा, वरना तो बच्चा रट्टे पे चला जाएगा टोटल, कि उसने बस याद किया और उसको एक्सप्रेस कर दिया, बोलेगा। क्रिएटिव राइटिंग कैसे आए?
सर क्रिएटिव राइटिंग के लिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हम बच्चों को मसावात और ब्रदरहुड और जो दूसरी चीज़ें सिखाते हैं ना कि पेशेंस, ये तमाम चीज़ें इस्लाम का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ रिलीजन है। अब उनको कहें कि छोटा सा इंसिडेंट जो है ना अपनी डायरी में लिखें, छोटा सा इंसिडेंट लिखें। अभी मेरी सिस्टर की बेटी है, वो फिक्शन नॉन फिक्शन कर रही है, शी इज़ अ वेरी यंग चाइल्ड, और वो कर रही है, वो अपने आप को एक मछली कंसिडर करती है, वहाँ से क्रिएटिव राइटिंग है। वो कहती है मैं एक फिक्शन वर्ल्ड में रहती हूँ और मैं ऐसे होंगी, अगर मैं फ़िश होंगी तो मैं कैसे। अब आपने मसावात पे करना है कि आपकी ज़िंदगी से आपने रियलिटी बेस्ड कोई वाक़या लिखना है, बेशक उसमें मिस्टेक्स हों, एक्सेप्टेबल, लेकिन आप लिख रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वो राइटिंग फर्स्ट डे तो अच्छी नहीं होगी, सेकंड थर्ड ट्रायल में वो बेहतरीन हो जाएगी। वो क्रिएटिव राइटिंग है, ज़बरदस्त। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं हो रही होती, अक्सर बात ये चीज़ हमें सामने आती है स्कूल्स की तरफ से भाई, कि भाई जब हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, इवन उनको लिखाया भी जाता है, वहाँ पे वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो लिखाते भी हैं इसके ऊपर लिखो, फिर वो टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं। इसके लिए खास किस्म का कोई वहाँ पे कोर्स कराया जाता है स्कूल्स वगैरह में? एक्चुअली बच्चे ना फ़ोन्स पे शॉर्टकट टाइप्स करते हैं। अब जैसे हम भी मैसेज करते हैं तो वी आर यूजिंग द शॉर्ट टर्म्स। तो राइटिंग आजकल टेक्नोलॉजी है, वो लैपटॉप्स पे सारी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, तो राइटिंग का उतना कॉन्सेप्ट नहीं रहा। लेकिन हमारे जूनियर लेवल्स पे जो है कंपटीशंस होते हैं, वो उनको मोटिवेट करता है। और जिन पेरेंट्स को ख़ुद भी शौक़ होता है ना कि कोई कमी रह गई है हम में, या हम ये शौक़ पूरा नहीं कर सके, वो बच्चों पे तवज्जो देते हैं। तो बेसिकली राइटिंग सही होती है। दे नीड अ गुड स्टार एंड फेसेस, हैप्पी फेसेस वो तभी मिलते हैं जब राइटिंग अच्छी है। हम कॉन्सेप्ट को तो बाद में देख रहे हैं ना, कॉपी नीटनेस को बाद में देख रहे हैं। बच्चे को मोटिवेट ही इस बात पे किया जाता है कि राइटिंग अच्छी होगी तो स्टार्स मिलेंगे, तो वो बच्चा खुद भी सीखता है छोटे लेवल पे। लेकिन बड़े लेवल पे राइटिंग जो है वो पुख्ता हो चुकी होती है, जैसे डॉक्टर्स की गंदी हो चुकी होती है, तो वो उसमें उनका कसूर नहीं है। तेज पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली। तो वो जैसे जैसे हायर एजुकेशन होती है तो हम लोग अब लैपटॉप्स पे आ चुके हैं, टाइपिंग पे, तो फिंगर काम ज़्यादा हो गया। तो छोटे बच्चों के लिए तो फिर कंपटीशंस किए जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए कंपटीशन किए जाए, लेकिन इसका मतलब कभी भी नहीं है कि आपकी डॉक्टर वो जो राइटिंग इतने पुअर किस्म की होगी, बाद आप खुद समझना है कि मैंने क्या लिखा था। लेकिन मेन जो चीज़ वो जी है कि आपकी इनर में, आपके दिमाग में, आपके दिल में एजुकेशन तो होती ही होती है, लेकिन उस एजुकेशन को जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, वो जो आपने सीखा होगा, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, आपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे होंगे, जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, एक्चुअली पता चलता है कि आदमी पढ़ा लिखा है। जब आप अपने एक्शनाइज्ड वे से उस तमाम एक्टिविटीज़ को आप प्रूव करेंगे, देन फिर आपको अगले कहेंगे हाँ भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपकी हरकत से, आपके अमल से, आपकी बातों से और आपके करने से ये लगता है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि ग्रेड्स तो सबके पास होते ही हैं, डिग्री सबके पास होती हैं। ऐसा स्टैंडर्डाइज किस्म का निज़ाम कैसे स्कूल्स में लाया जाए? सर स्टैंडर्डाइज निज़ाम लाने के लिए बेहतरीन है कि आप उनकी जो लर्निंग है ना उसको इन्हेंस करें। उसमें हमारी लाइब्रेरीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, जिनको बिल्कुल अब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बस बच्चों का एक फ्री पीरियड होता है जिसमें वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, आप उनको अलाउ करें कि वो डिफरेंट बुक्स पढ़ें और टीचर की इंस्ट्रक्शंस के साथ जिस लेवल कि उसका जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली उसको बुक दी जाए, टीचर सामने मौजूद हो और बच्चों को, या फिर कोई टॉपिक दे दे और उनसे कहे कि सर्च करें आप बुक। सर वो इसी तरीके से हो सकता है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे ना, बुक्स आर योर गुड फ्रेंड्स, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे ये सिर्फ एक मॉडल उनका है, लेसन है कि जी बुक्स आर योर गुड फ्रेंड्स, बट आपको पता नहीं होता कि किस सेंस में है। उनके पास मोबाइल फ़ोन है ना, उनके पास शॉर्टेस्ट वे है अपना चीज़ें फाइंड आउट करने का। लेकिन जो जिस डेप्थ से, जिस नॉलेज से बुक के अंदर चीज़ डिस्कस हुई होती है ना, जिसे कहते हैं बेहतरीन पढ़े लिखे दिमाग से निकल के जो बुक पब्लिश हुई होती है, वो नॉलेज कोई मोबाइल फ़ोन आपको ऐसे नहीं दे सकता है, कोई शॉर्ट लेक्चर आपको ऐसे नहीं दे सकता है। जो एक बुक है, एक टॉपिक पे लिखी गई है, मींस कि वो ख़ास तौर पे बस उसी टॉपिक को टारगेट कर रही है। तो हमारे बच्चों को ये स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बुक रीडिंग की हैबिट डालें। हम उनको यही बात हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग तब होगी ना जब उसके पास पीछे कोई नॉलेज होगा, पीछे उसके बैकग्राउंड नॉलेज होगा, उसके पास कोई अपनी लर्निंग होगी। वो लर्निंग कहाँ से एनहेंस होगी? वो लाइब्रेरी है, वो डोर जो है ना वो लाइब्रेरी है, वो नॉलेज का डोर ही वो है जिसे बहुत इग्नोर किया जा रहा है। अब लाइब्रेरीज दे दी हैं बच्चों को, बच्चा नहीं ये चीज़ें, बच्चे के पास जब मोबाइल फ़ोन है तो वो और चीज़ों में जाएगा, वो क्यों नोट सपने निकालेगा। एक हम जब देखते हैं हायर लेवल्स पे देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ बच्चे अपने नोट्स कर रहे होते हैं लाइब्रेरीज़ को से काफ़ी वो मीन्स हेल्पफुल होती हैं उनके लिए। लेकिन जब ये छोटी क्लासें हैं, हमारी जो अर्ली एजेस हैं, उनमें जब बच्चे का जब ब्रेन बन रहा है ना, वो वाली ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली एज है, और वहाँ पर उसका बेहतरीन दिमाग बन रहा होता है, मैथमेटिकल माइंड होता है जिसे कहते हैं।
उस टाइम पीरियड में हम उसको दे सकते हैं उसके स्टैंडर्ड्स के, तुमने और क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको रेस कर सकते हैं। ये इदारा रेस कर सकता है कि वो अपने बच्चों के अंदर बुक रीडिंग, छोटे छोटे कंपटीशन इस तरह के करवाए जाएँ कि फ़लाँ राइटर को आप पढ़ के आएँ, फ़लाँ रिलीजियस राइटर को पढ़ के आएँ, फ़लाँ जो आपके लिटरेरी राइटर्स हैं उनको पढ़ के आएँ, उर्दू इंग्लिश बोथ उनको पढ़ के आएँ, ताकि आप हमें जवाब दे सकें। और फिर वो जो उनका जवाब होगा ना वो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, लॉजिकल होगा सर। वो एक रीडिंग होगी उसके बैकग्राउंड में, ऐसे नहीं होगा। रिसर्च हो रही होती है। जब वो फिर अपनी क्रिएटिव राइटिंग करेगा ना, आप यकीन माने वो कोट भी कर सकेगा, क्योंकि उसका दिमाग हमारे जैसा, हमारे पास तो मल्टी टास्क होते हैं ना, उसके पास सिर्फ उसकी जो एजुकेशन है वो उसका टास्क है। अगर उसको हम ये चीज़ रियलाइज़ करवा देते हैं तो स्टैंडर्ड रेस करना इदारे का ही काम है। शानदार बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हम अपने बच्चों में इन्हांस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसमें एक और चीज़ ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, जब हम डोनेट कर रहे होते हैं अपने रब करीम की राह में, अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, अपने माल पेश कर रहे होते हैं, अपने सर्विसेज पेश कर रहे होते हैं, तो रिटर्न में जब इंसान को लग रहा होता है कि भाई हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, शायद हमें क्या नेकी मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हम अपने स्कूल्स दौर से ही सीखते हैं। वो किसी आदमी ने पूछा कि भाई मेरी इज़्ज़त नहीं है तो मैं क्या करूं। दूसरे ने कहा कि मेरी इस माशरे में कोई बात मेरी सुनता नहीं है तो मैं क्या करूं। तीसरे ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं तो मैं क्या करूं। तो उनको जो साहब थे उन्होंने बताने लगे कि अगर तेरी इज़्ज़त नहीं है तो इज़्ज़त देना शुरू कर, बदले में तुझे इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी। उसने कहा कि तू हमेशा लोगों की बात सुना कर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत अच्छे स्पीकर तो हैं लेकिन हम अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। हमें सुनना भी चाहिए, सुनना भी एक आर्ट होता है। जब और अच्छा सुनना एक आर्ट होता है, और जब हम अच्छा सुनेंगे तो फिर लोग भी हमारी बात सुनेंगे। अगर हमारे पास, अगर वो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि तुम अपने रब की राह में तुम इनको डोनेट करो तो रिटर्निंग में वो तुम्हें रब करीम वो तुम्हें रिटर्न करेगा। तो कहने की बात यह है कि जब हमारे पास इंसान के पास वही कुछ होता है जो इंसान के अपना होता है, जो इंसान के अंदर होता है, वो चीज़ें जब हम अपनी मखलूक को, रब करीम के मखलूक को जब सर्व करेंगे तो बदले में मखलूक तो हमें कुछ भी नहीं दे रही होती, लेकिन मखलूक को पालने नहार जो रब करीम की ज़ात होती है वो इंसान को बहुत चीज़ें अता कर रही होती है, उसके रिटर्निंग में बहुत चीज़ें अता कर रही होती है। छोटी छोटी चीज़ें थी। अभी ईद कुर्बान भी आ रही है आगे, और एक चीज़ आप ये देखिए बच्चों की हैबिट होती है कि भाई हमारा जो जानवर उनकी सबसे वखरा किस्म का होना चाहिए। और ये किसी चीज़ शुरू में जब स्कूल्स लेवल तक हर जुमेरात को, जब हम अब एज ए स्टूडेंट मैं आपकी ये बात करूं तो हर जुमेरात को हम एक डोनेशन डे होता था हमारा, वहाँ पे हम हस्बे तौफीक जो जिस बच्चे ने अमाउंट लाई होती थी वहाँ पे हम सेक्रीफाइस करते थे, डोनेट कर रहे होते थे। क्या ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं आपके स्कूल्स में? किसके बारे में? जब कुछ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट कंट्री में होता है तो एक डोनेशन बॉक्स यूज़ टू नहीं है सर, डोनेशन बॉक्स बनाया जाता है। बच्चों को पहले, उससे पहले लेक्चर दिया जाता है कि ये डोनेशन बॉक्स है और इसका रीज़न क्या है, क्यों आप डोनेट कर रहे हैं, कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ और हो गया। और बच्चे बड़ा करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बस रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है उनको। वही बात आ गई कि कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं ना, उनकी तमाम एंगल्स से कर रहे हैं। हर ये एहसार है ना, ये सेक्रीफाइस है, ये भी उनको बता रहे हैं कि आप अगर अपना पैसा कुर्बान कर रहे हैं तो इन रिटर्न आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कितनी दुआएं आपको मिल रही हैं, कितनी आपकी मुश्किलात हैं जो इन रिटर्न जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, आपको पता भी नहीं है। बच्चों को यही कहती हूँ कि आज आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं वो भी सत्य है, सिंपलेस्ट और बहुत नहीं, जिसमें आसान अर्निंग नहीं है, कुछ किसी को कुछ देना नहीं है आपने, सिंपल। आप अगर किसी को स्माइल करते हैं, किसी के साथ दोस्ती है या किसी के साथ थोड़ी बच्चों की हो जाती हैं फाइट्स, उनको भी आप रिजॉल्व कर देते हैं। बच्चों को मैं ये रियलाइज़ करवाती हूँ कि अगर जो बच्चा इस चीज़ को रिजॉल्व करवाएगा वो उसका अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या मर्तबा होगा। बच्चों को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। हम खुद ये एक्टिविटीज़, अब जानवर वाली बात होगी कि बच्चे स्टेटस लगाने लगते हैं, हम स्कूल में आके उनको बताते हैं कि बेटा आपने जो जहाँ पर आपने इस चीज़ को शो ऑफ किया ना, वहीं पर आपकी कुर्बानी का जो मकसद है खत्म हो जाएगा। अब यकीन माने कि बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं इस चीज़ से, डर जाते हैं, मैम ऐसा ही है, ऐसे एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ताला को आपकी नियतों से मालूम भी नियत, तो अल्लाह ताला तो नियतें देखता है इंसानों की, और अल्लाह ताला को पैसे से कोई भी नहीं है। मैं उनको यही बताती हूँ, मैं कहती हूँ जितना मर्जी महंगा जानवर ले लें, अगर उसमें ज़रा सा भी गुरूर का ज़रा भी शामिल हो गया ना, या आपने कंपटीशन में लगा दिया, आप फ्रेंडली नोट पे लगा दें, आप उसको पसंद कर रहे हैं जानवर को, उसकी प्राइस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मोहब्बत करें, क्योंकि कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बट मैं उनको ये बताती हूँ कि आपने प्राइस मेंशन नहीं करनी, दिस इज़ मटीरियलिज्म, कि फिर वो कंपटीशन भी आ जाएगा बच्चों में। तो बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है, और ये हमारे पेरेंट्स सॉरी टू से नहीं कर रहे, हम खुद भी कहते हैं कि ये हमारा जानवर इतने का, पहले प्राइस बताई जाती है, बाद में उसकी जानवर को बता देते क्वालिटीज़ बताई जाती हैं।
तो ये चीज़ हमारे एंड पे बहुत ज़रूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको रियलाइज़ कराएं कि इस जानवर को कुर्बान करने का मकसद क्या है। आप एक कोई हिस्सा भी डाल सकते हैं मस्जिद में, आप अपना आपकी जितनी इस्तिताअत है आप उसके मुताबिक भी ले सकते हैं, बट इसके पीछे रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, इसके पीछे पूरा साल आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलनी है वो तो बताएं उनको। फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त बात कर रही हैं। और लास्ट टाइम जब ये हुआ कि ईद कुर्बान पे जो जानवर हमने लाया तो बच्चों की बात हो रही है, तो जब उसको ज़िबाह किया उसको बच्चे रोना शुरू हो गई कि भाई हमारा इतना प्यारा जानवर था वो क्यों आपने ऐसा किया। अटैचमेंट हो तो वो फिर उसके अटैचमेंट के लिए वो जो उसकी वीडियोस वगैरह जब वो जो फोटोग्राफी वगैरह हुई थी उसको देख के तो कहने की बात है बच्चों में ये जो शुरू में जब आदत हम उनमें डेवलप करेंगे तो ये आने वाले ज़िंदगी के लिए उनके लिए काम हो जाएगा। हमने ये लास्ट रमज़ान की बात हो रही है कि थोड़ा कंपटीशन रखा था, मैम उसमें गवाह है माशाल्लाह। जब ये हमने कंपटीशन रखा था जो भी यहाँ पे नात ख्वां हज़रात आते थे, दूर दराज से जो लोग आते थे उनका अकोमोडेट कर रहे होते थे भाई, तो उसमें भी माशाल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और साथ साथ ये है कि जब हम दूसरों को खिलाएंगे हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। जब हम दूसरों को सर्व करेंगे तो रब करीम की ऐसी अजीम शान ज़ात है, वो कभी भी हो ही नहीं सकता वो किसी का उधार अपने ज़िम्मे रखे। तो सिर्फ बताने की बात है, मैम की बड़ी प्यारी बात लगी कि जैसे बताने की देर होती है और ये तो वो चीज़ें हो के रह जाती हैं। ये तभी ही होता है, इसके लिए एम खाम का वो चीज़ें नहीं हो रही होती, बल्कि इसके लिए पूरी ब्लेसिंग। वो कहते हैं ना कि किसी पत्थर के ऊपर अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो उसे अगर 10 ज़रबे लग के वो टूटेगी तो इट डजेंट मीन कि जो आखिरी ज़रब लग के वो टूट जाएगा तो पिछले वाली जो ज़रबें थी वो फजूल गई हैं, ऐसा नहीं है। एक ज़रब लगी होगी तो उसका थोड़ा एहसास होगा, दूसरे फिर थ्रिलिंग आई होगी, करते 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 5 6 7 8 9 जब आखिरी ज़रब लगी वो टूट गया होगा। इट मीन्स कि पहली ज़रब से लेके एंड तक जो उसके वहाँ पे चोट लगी है तो सारों ने कमाल किया, देन फिर जाके ये पूरा समरात होते हैं। मैम की तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जब एक बच्चा दूसरे के साथ इंट्रैक्शन हो रहा होता है अपने मोहल्ले के या स्कूल्स के, तो वहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से थोड़ा दूर रखते हैं कि नहीं भाई इसकी कंपनी ठीक नहीं है, हालांकि देखे बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करने के बिना वो कह रहा मेरा अच्छा दोस्त है नहीं, ये इधर नहीं आ सकता, तो बस तू अपने घर तक ही रहे। तो क्या उनके पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। जी जी। वो मना करने के बावजूद अगर दोस्त अच्छा है ना उन्हें ज़्यादा पता होता है। जी जी। तो देखिए कंपनीज तो मैटर करती है कि आपके कैसे दोस्त हैं, वो आपकी महफिल कैसी है, आप किस लोगों में उठते बैठते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स का बेजा इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर वो किसी बात से मना करें तो डेफिनेटली वहाँ उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन रखी है। सही। तो छोटे बच्चों को तो डेफिनेटली तरबियत करानी होती है, तो मोस्टली दे वांट कि वो घर पे ही रहें और सेफ रहें। लेकिन बड़े बच्चों पे उतनी ही जो है ना नज़र रखने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे पेरेंट्स इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाते। वहाँ पे वो उनको फ्रेंड्स के साथ आना जाना, ये वो आउटिंग और ये वो सब कुछ होता है, लेकिन पेरेंट्स की नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटा हो या बड़ा। कीप अ लीगल आई ऑन योर चिल्ड्रन बिकॉज समहाउ जो नेग्लिजेंसी की वजह से दूरस्थ बहुत बुरे नतीजे हमें फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि प्रोग्राम की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म है और बिल्कुल एंड होना चाहता है प्रोग्राम। हम आखिरी मैसेज लेंगे, क्या कहना चाहते हैं हमारी जो आज की जो यूथ है इसके बारे में? सर यूथ जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि उनको पता है, वो डिस्कस करते हैं चीज़ें। अब जो पेरेंट्स हैं ना वो भी बच्चों को मज़ीद बना सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों के साथ, मेरा पेरेंट्स के लिए ख़ास मैसेज ये है कि आपने अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। मेरी मॉर्निंग में ये हैबिट है कि मैं किसी भी बड़े अच्छे स्कॉलर को उनका लेक्चर ऑन कर देती हूँ। ये सो रहे होते हैं मेरे बच्चे, और ये सम टाइम मुझे उठ के कहती है मेरी बेटी और मेरा बेटा कि मम्मा ये हमारे ड्रीम में आ रहे थे, मौलाना तारिक जमील साहब या डॉक्टर फरहत हाशमी, और वो ये लेक्चर दे रही थी इस टॉपिक पे। मतलब उनकी ये ट्रेनिंग हो रही है। मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकती हूँ उनके लिए कि थोड़ा सा स्पेयर टाइम है वो निकालूं, और वो लाउड वॉइस में मैं लगाती हूँ। अगर इनको थोड़ी दिन तंगी भी होती है, फिर ये इतनी इनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, कहते हैं हमारी मॉर्निंग की ये हैबिट है कि हम सुनते हैं। तो पेरेंट्स को भी अपने एंड पे करना पड़ेगा। यूथ तो बड़ी स्मार्ट है, उसको जिस तरफ लेके जाएंगे वो चल पड़ेगी। शानदार बात। जी मैम। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चा है जिस भी एज का है, एक तो उसको रिस्पेक्ट का एलिमेंट दिखाना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट का भी उसको एहसास होना चाहिए और दूसरों की भी। फिर सेकेंडली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टुवर्ड्स द होम, एजुकेशन, प्रोफेशन, फील्ड या सोसाइटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक तो जजमेंट फेयर हो, रिस्पॉन्सिबल हो और ऑनेस्टी के साथ जो भी अपना लाया अमल इख्तियार करे। तो इस तरह उसकी जो है करेक्टर ग्रूमिंग जो है वो दोनों एक्यूरेट होगी। शानदार बात। और एक चीज़ मैं आपको जाति में भी ऐड करता चलूँ कि समहाउ ये देखने का आता है कि जब हमारे बड़े हमारे घर के जो
बाकी जो अफराद होते हैं वो हमारे बच्चों को डांट रहे होते हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेरेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की माएँ ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से होती हैं कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, आप कोई ये राइट नहीं बनता कि आप इनसे बात करें, आप इनको लाउडली बोलें या कुछ यहाँ पे और मज़ीद चीज़ें आप इनको ठौंसें। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप यूँ देखें कि वहाँ पे आपके बच्चे की तरबियत हो रही होती है। अगर वो गलत कर रहा है, इट मीन कि अगर किसी ने उसके वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है तो उसके लिए एक बेहतरीन किस्म का वे होगा, आने वाले जो दौर है उसमें वो चीज़ें कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे बेजा किस्म का इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करेंगे, फिर फेवरेटिज़म रखेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आएगी हमारे पास कि हम अपने बच्चों के लिए जो वहाँ पे बेजा वहाँ पे हमने फेवरेटिज़म का वहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो वो वहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा होता। इससे हमारे बच्चे की जो आदत होती है वो बिगड़ जाती हैं। जो हमारे बच्चे जो बेहतरीन तरीके से वो सीखना चाह रहे होते तो वो फिर वहाँ पे नहीं सीख सकते। वो फिर उसके बाद ना कोई आपके बच्चे को समझाएगा, ना उसकी तरबियत करेगा। वो फिर ये सोचते हैं कि फिर ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं फिर आप ही उनको संभालिए। हमें सीखने का, लर्निंग का जो अमल है ये हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी अगर जहाँ से भी अच्छी जो चीज़ें मिल रही होती हैं हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो जाता है और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।